गुड मॉर्निंग साथियों, सीके स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम फिजिक्स का चैप्टर लाए हुए हैं, 10th का फिजिक्स। इससे देते हैं 10th का फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट में प्रकाश का प्रवर्तन है। प्रकाश का प्रवर्तन जिसमें हम सबसे पहले हम प्रकाश देखेंगे। प्रकाश का प्रवर्तन पढ़ना है। प्रकाश जैसे 10th का फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट देखते हैं तो उसमें प्रकाश का प्रवर्तन पढ़ना है, जिसमें हम सबसे पहले थोड़ा सा प्रकाश के बारे में समझेंगे। प्रकाश है क्या, प्रकाश के बारे में विभिन्न वैज्ञानिकों का मत क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी हम प्रकाश पढ़ेंगे। उसके बाद फिर जो होते हैं प्रकाश के प्रवर्तन के रूप में हम करते हैं पढ़ेंगे, और परिवर्तन के जो विभिन्न रूप पढ़ेंगे। उससे पहले कि थोड़ा सा हम प्रकाश के बारे में विभिन्न वैज्ञानिकों का क्या मत है और उन्होंने क्या कहा है, उसके बारे में उसको जानने का प्रयास करेंगे। तो इसी कड़ी में आज हम पहले देखते हैं फिजिक्स का पहला चैप्टर लाइट है यहाँ पे अभी प्रकाश, जिसमें हम देखते हैं कि प्रकाश के बारे में विभिन्न वैज्ञानिकों के मत के अनुसार देखते हैं। तो 1637 ईस्वी में दार्कते ने प्रकाश का कणिका मॉडल प्रस्तुत किया। 1637 ईस्वी में दार्कते ने प्रकाश का कणिका मॉडल प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने कहा कि प्रकाश अत्यंत छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने हुए हैं। प्रकाश अत्यंत छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हैं और वह एक धारा के रूप में चलते हैं। उसके बाद दार्कते ने जब 1637 ईस्वी में कहा कि प्रकाश एक कण के रूप में है, तो फिर 1666 ईस्वी में न्यूटन ने कार्पास्कुलर का सिद्धांत दिया और इन्होंने यह भी बताया कि प्रकाश 7 रंगों से मिलकर के बना हुआ है। प्रकाश 7 रंगों से मिलकर के बना हुआ है। श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं और इन्होंने ये कहते हैं सिद्ध करके दिखाया कि इस प्रकार से श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं और वो प्रिज्म के माध्यम से वो प्रकट किए जा सकते हैं। और कार्पास्कुलर के सिद्धांत के अनुसार इन्होंने कहा कि प्रकाश जो है अत्यंत छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना हुआ है, अत्यंत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जो प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित होकर के एक धारा के रूप में प्रवाहित होती है। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना हुआ है। कार्पास्कुलर के सिद्धांत के अनुसार इसी को कहते हैं न्यूटन का कणिका सिद्धांत। कार्पास्कुलर के सिद्धांत इसी को कहते हैं न्यूटन का कणिका सिद्धांत। इन्होंने 1666 ईस्वी में बताया था प्रकाश 7 रंगों से मिलकर के बना होता है। और कार्पास्कुलर के सिद्धांत के अनुसार यहाँ इसी को कहते हैं न्यूटन का कणिका सिद्धांत। कार्पास्कुलर का सिद्धांत को ही कहते हैं न्यूटन का कणिका सिद्धांत। न्यूटन का कणिका सिद्धांत, कार्पास्कुलर के सिद्धांत को ही कहते हैं न्यूटन का कणिका सिद्धांत, जिसमें इन्होंने बताया कि प्रकाश अत्यंत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जो प्रकाश उत्सर्जित होकर एक धारा के रूप में प्रवाहित होती है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि कार्पास्कुलर का सिद्धांत किसने दिया, तो न्यूटन ने दिया। इसी को न्यूटन का कणिका नियम भी कहते हैं। न्यूटन का कणिका नियम कहें या सिद्धांत कहें, न्यूटन का कणिका नियम। ये दोनों ने बताया कि प्रकाश ये दोनों ने कहा कि प्रकाश कण के रूप में है। 17वीं शताब्दी के मध्य तक इन्होंने यह धारणा थी कि प्रकाश कण है, प्रकाश एक कण के रूप में है, क्योंकि दार्कते ने भी प्रकाश का कणिका मॉडल प्रस्तुत किया और न्यूटन ने भी प्रकाश की कार्पास्कुलर का सिद्धांत दिया। और इस कार्पास्कुलर के प्रकाश के इस छोटे छोटे से कणों को न्यूटन ने कार्पासल कहा। न्यूटन की छोटे छोटे जो प्रकाश के कण है उनको न्यूटन ने कार्पासल कहा। इसके बाद तो यहाँ पर बताया गया कि प्रकाश कण के रूप में है। उसके बाद 1678 ईस्वी में हाइजेंस ने तरंग के सिद्धांत को प्रस्तुत किया। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया, तो प्रकाश का तरंग सिद्धांत हाइजेंस ने दिया। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया, तो प्रकाश का तरंग सिद्धांत हाइजेंस ने दिया। कब, 1678 ईस्वी में दिया। और इन्होंने कहा कि प्रकाश एक तरंग है और इन्होंने ये प्रकाश एक तरंग है। तरंग सिद्धांत में इन्होंने कहा
कि जितने भी प्रकाश है, जितने भी पदार्थ है, उसमें उन सभी पदार्थों में इनके अनुसार कहा कि संसार के समस्त पदार्थों के अंतर्गत एक हल्का और रहस्यमय पदार्थ ईथर है। हल्का और रहस्यमय पदार्थ एक ईथर है जो होते हैं ब्रह्मांड के शून्यावकाश में भी, तारों के शून्यावकाश में भी और छोटे छोटे कणों के रूप में भी एक रहते हैं, अत्यंत जो छोटे छोटे कण द्रव के अंदर परमाणुओं के अभ्यंतर में भी ये उपस्थित रहता है। और ये प्रकाश इसी समुद्र के ईथर रूपी समुद्र में तैरते हैं, गमन करता है। प्रकाश इसी ईथर रूपी समुद्र में गमन करता है। इन्होंने बताया हाइजेंस ने प्रकाश का तरंग सिद्धांत दिया, प्रकाश का तरंग सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसमें इन्होंने बताया इनके अनुसार समस्त संसार में एक अत्यंत सूक्ष्म और रहस्यमय पदार्थ है जो रहते हैं सभी छोटे छोटे पदार्थों में रहते हैं, सभी छोटे छोटे पदार्थों में उपस्थित होता है, चाहे तारे के शून्यावकाश हो, ब्रह्मांड में हो, चाहे फिर जितने भी चीजें हैं उस सभी चीजों, जितने भी ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें उन सभी चीजों में चाहे वो सभी चीजों में ईथर नामक का एक माध्यम उपस्थित होता है और इसी ईथर रूपी समुद्र में प्रकाश गमन करता है। ईथर रूपी माध्यम में इधर हाइजेंस ने जब प्रकाश का तरंग सिद्धांत प्रस्तुत किया तो उन्होंने ईथर को एक माध्यम बताया। ईथर को एक माध्यम बताया गया जो आगे चलकर के इनके मानते हैं ईथर को माध्यम के रूप में नहीं माना गया। प्रकाश का हाइजेंस स्थिरांक इन्होंने सभी बताया कि सभी चीजों में प्रकाश आते हैं, सभी चीजों में ईथर मौजूद है, चाहे वह ब्रह्मांड के बहुत विशाल तारे हो, तारों के अंदर सूक्ष्म चीजों हो, जितने भी चीजें हैं सभी चीजों में ब्रह्मांड में एक ईथर है और उसी ईथर रूपी समुद्र में प्रकाश गमन करता है। ये हाइजेन का कथन था। लेकिन आपसे जो अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के रूप में चाहे फिर कहते हैं ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जाए कि प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया, तो हाइजेंस ने दिया। कब दिया, तो 1678 ईस्वी में। 1678 ईस्वी में प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया, तो हाइजेंस ने दिया 1678 ईस्वी में। और इन्होंने यही किया कि ईथर रूपी जोते हैं संपूर्ण ब्रह्मांड में ईथर जोते हैं सूक्ष्म रूप से उपस्थित है और उसी ईथर रूपी में उसी ईथर माध्यम में प्रकाश गमन करती है। इन्होंने तरंग सिद्धांत को प्रस्तुत किया। लेकिन अब तरंग के लिए तरंग के दो गुण के रूप में हो गया, कहते हैं विवर्तन और इंटरफेरेंस, व्यक्तिकरण। तरंग के दो गुण विवर्तन, जब प्रकाश को अब यहाँ पर अभी तक प्रकाश को कण कहा जाता था, न्यूटन के द्वारा कण का जो सिद्धांत दिया गया, न्यूटन का कणिका सिद्धांत दिया, उसी के विपरीत हाइजेंस ने प्रकाश को तरंग जब बताया तो इन्होंने तरंग सिद्धांत प्रस्तुत किया प्रकाश का। लेकिन ये तरंग के दो गुण विवर्तन और व्यक्तिकरण को जो हैं बताने में असफल रहे। तरंग के गुण जो है, तरंग के गुण के रूप में प्रकाश तरंग है, तो प्रकाश का विवर्तन और व्यक्तिकरण, ये दो तरंग की घटनाएं हैं, बहते हैं गुण के रूप में है, बहते हैं तरंग में दो घटनाएं होती है, विवर्तन और व्यक्तिकरण की, जो हाइजेंस ने बताने में असफल हो गए। उसके बाद 1660 ईस्वी में ग्रेमाल्डी ने बताया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन का सिद्धांत दिया। प्रकाश तरंगों का विवर्तन का सिद्धांत किसने दिया, तो ग्रेमाल्डी ने दिया। प्रकाश तरंग के भी होते हैं विवर्तन का सिद्धांत किसने दिया, तो ग्रेमाल्डी ने दिया। आगे हम बताएंगे कि प्रकाश का विवर्तन और व्यक्तिकरण क्या होता है। प्रकाश का विवर्तन और व्यक्तिकरण क्या होता है। प्रकाश तरंगों का विवर्तन का सिद्धांत किसने दिया, तो ग्रेमाल्डी ने दिया। फिर उसके बाद थॉमस यंग ने 1801 ईस्वी में 1801 और 2 ईस्वी के आसपास में इन्होंने थॉमस यंग ने 1801-2 ईस्वी के आसपास में इन्होंने प्रकाश का व्यक्तिकरण का सिद्धांत दिया। जब ग्रेमाल्डी ने प्रकाश के तरंग का विवर्तन का सिद्धांत दिया और थॉमस यंग ने प्रकाश के व्यक्तिकरण का सिद्धांत दिया, तो इस पर ये दोनों ने सिद्ध किया कि प्रकाश एक तरंग है। इन दोनों ने सिद्ध कर दिया कि प्रकाश एक तरंग के रूप में है। जो पहले माना जा रहा था कि प्रकाश एक कण है, वो अब ये सिद्ध कर चुके थे कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन के सिद्धांत से, ग्रेमाल्डी के प्रकाश के विवर्तन के सिद्धांत से और थॉमस यंग के व्यक्तिकरण के सिद्धांत से यह सिद्ध हो चुका कि प्रकाश एक तरंग है, प्रकाश एक तरंग है। उसके बाद
फोकाल्ट ने द्रव्य में प्रकाश की चाल ज्ञात किया। द्रव्य में प्रकाश के चाल ज्ञात किए, द्रव्य में प्रकाश की चाल ज्ञात किए और इस प्रकार इन्होंने भी सिद्ध किया कि प्रकाश एक तरंग है। प्रकाश एक तरंग है। द्रव्य में प्रकाश की फोकाल्ट ने द्रव्य में प्रकाश की चाल ज्ञात करके इन्होंने भी सिद्ध किया कि प्रकाश एक तरंग के रूप में है। प्रकाश एक तरंग के रूप में है। उसके बाद 1850 ईस्वी में फूको ने द्रव्य में यह सिद्ध अपने प्रयोग से यह सिद्ध किया कि द्रव्य में प्रकाश की चाल वायु की अपेक्षा कम होती है। ये क्या होते हैं, ये छोटा का चिन्ह है, इसको कहते हैं छोटा का चिन्ह है। द्रव्य में फूको ने 1850 ईस्वी में कहा कि द्रव्य में प्रकाश की चाल वायु में प्रकाश की चाल की अपेक्षा कम होती है। फूको ने 1850 ईस्वी में कहा कि द्रव्य में प्रकाश की चाल वायु में प्रकाश की चाल की अपेक्षा कम होती है। तो वहीं पे फिर मैक्सवेल ने 1864 ईस्वी में मैक्सवेल ने विद्युत चुंबक का गणितीय सिद्धांत दिया। मैक्सवेल ने विद्युत चुंबक का गणितीय सिद्धांत दिया। मैक्सवेल ने विद्युत चुंबक का गणितीय सिद्धांत किसने दिया? तो विद्युत चुंबक का गणितीय सिद्धांत मैक्सवेल ने दिया। विद्युत चुंबक का गणितीय सिद्धांत किसने दिया? तो मैक्सवेल ने। और इन्होंने बताया मैक्सवेल ने बताया कि जब किसी माध्यम में जब किसी परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो उसमें बहुत विभ्रांत होते हैं अत्यधिक। जैसे ये हम मान लें ये परिपथ है, जब इस परिपथ में अधिक बहुत हाई फ्रीक्वेंसी का तरंग उत्पन्न होगा। हाई फ्रीक्वेंसी की उच्च आवृत्ति वाले विद्युत धारा का प्रवाह होता है। जब इसमें इन्होंने कहा कि जब किसी विद्युत परिपथ में उच्च आवृत्ति वाले विद्युत धारा का प्रवाह होता है तो ये आवृत्ति बदल करके इस हाई आवृत्ति होते हैं। बहुत प्रकाश की आवृत्ति होती है 10 पावर 14 से 10 पावर 12 तक प्रकाश की आवृत्ति होती है। तो इन्होंने बताया कि एक तरंग के रूप में है। मैक्सवेल ने विद्युत का चुंबक का गणितीय सिद्धांत दिया और इन्होंने बताया कि जब एक तरंग के रूप में गमन करता है तो यहाँ पर तरंग के रूप में जब गमन करता है तो यहाँ पर ऊपर रहते हैं इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों होते हैं। इसमें कहते हैं कि यहाँ पे बताते हैं वैद्युत चुंबक का गणितीय सिद्धांत के अनुसार मैक्सवेल ने बताते हैं कि जब प्रकाश का तरंग है उसमें विद्युत फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों जब होते हैं और दोनों जो होते हैं एक दूसरे के लंबवत होते हैं। और वह इतना ही नहीं और ये तरंग के दिशा के भी लंबवत होते हैं। यदि हम लंबवत की बात करते हैं तो एक तरंगे इस तरह से ऊपर की तरफ जा रही है। एक तरंगे जो होते हैं एक तरंगे ऊपर की तरफ जाते हैं। इस प्रकार से तरंग गोल घूम रही है। और इसके जो होते हैं यहाँ पर एक तरंगे इस तरह से हो। एक तरंगे यदि इस तरह से हो, एक मिनट आगे हम इसको बताते हैं बताने का। एक तरंगे इस तरह से होते हैं और एक तरंगे इस तरह से लंबवत हो तो यहाँ पर इस तरह से यदि हम कहें कि ये मैग्नेटिक फील्ड के रूप में हो। ये जो अगर मैग्नेटिक फील्ड है और इसी तरह से ये कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड है। और एक तरंग की गति की दिशा है जो तीनों लंबवत होते हैं। ये ऊपर की तरफ जो होते हैं मैग्नेटिक फील्ड होता है, नीचे की तरफ जो होते हैं इस तरह ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड, ऊपर की दिशा में मैग्नेटिक फील्ड है और इधर की तरफ जो जिस तरह से मेरा पेन के रूप में निकला हुआ है इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है। और ये जो होते हैं तरंग की गति की दिशा है। ये तरंग की गति की दिशा है। ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो ऊपर की तरफ है मैग्नेटिक फील्ड, विद्युत होते हैं चुंबकीय ऊपर की तरफ है चुंबकीय फील्ड है। ऊपर की तरफ चुंबकीय फील्ड है
और ये मेरे पेन की दिशा के रूप में जो हैं, मेरा पेन जो इस तरह से है, ऊपर में हो गया चुंबक, इस तरफ से हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, और तरंग की गति की दिशा आगे रहते हैं इस तरफ से होगी, चाहे इस तरफ से होगी, इस तरफ से होगी, तो ये तीनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं। इन्होंने मैक्सवेल ने बताया वैद्युत चुंबक का गणितीय सिद्धांत के अनुसार कि प्रकाश तरंगे में वैद्युत चुंबकीय फील्ड होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो ये चुंबकीय फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और तरंग की गति की दिशा के लंबवत होते हैं, तरंग की गति की दिशा के लंबवत होते हैं। आशा करता हूं कि मैं जो समझाना चाह रहे होंगे वो समझ चुके होंगे कि ये ऊपर की तरफ जो हैं, ऊपर की तरफ जो है मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, और ये मेरे पेन की दिशा जो है अंदर की तरफ कहें या बाहर की तरफ कहें, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से डिनोट करते हैं, और ये हो गया तरंग की गति की दिशा, ये होता है तरंग की गति की दिशा। तो इन्होंने वैद्युत चुंबक का गणितीय सिद्धांत के दिया, और इन वैद्युत चुंबक का गणितीय सिद्धांत में दिया कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होता है और इलेक्ट्रिक प्रकाश का वैध होता है मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और तरंग की गति की दिशा, तीनों एक दूसरे के तीनों एक लंबवत होते हैं, तीनों लंबवत होते हैं, तीनों लंबवत होते हैं। आशा करता हूं कि जो चीज मैंने समझाने का प्रयास कर रहा हूँ वो समझ चुके होंगे। ये तरंग की दिशा है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है जो इस तरह से है। अंदर की तरफ कहें 3D फिगर के रूप में देखें तो ये अंदर की तरफ में देखें तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, ऊपर में जो होते हैं मैग्नेटिक फील्ड, ये जो इस लाइन के लगते हैं पैरेलल होगा, इस लाइन के पैरेलल होगा जो लंबवत होगा। तो इन्होंने वैद्युत चुंबक का गणितीय सिद्धांत दिया। वैद्युत चुंबक का गणितीय सिद्धांत किसने दिया? मैक्सवेल ने। आप ज्यादा नहीं याद रखना चाहते, इसको केवल इतना समझें कि जैसे समझते हैं कि वैद्युत चुंबक का गणितीय सिद्धांत किसने दिया, तो मैक्सवेल ने दिया। लेकिन इन्होंने प्रकाश वैद्युत प्रभाव को बताने में असफल हुए हैं। इस प्रकाश वैद्युत प्रभाव को बताने में मैक्सवेल असफल है। वैद्युत चुंबक का गणितीय सिद्धांत दिए, लेकिन इन्होंने प्रकाश का विद्युत पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है, प्रकाश का वैद्युत प्रभाव किस प्रकार से पड़ता है, मैक्सवेल ये बताने में असफल रहते हैं। इसका जो होते हैं इसका बताने का प्रयास आइंस्टीन का फोटोन सिद्धांत के माध्यम से प्रकाश के वैद्युत प्रभाव को समझाया गया, सिद्ध किया गया। आइंस्टीन ने होते हैं मैक्सवेल के बाद 1905 ईस्वी में आइंस्टीन ने फोटोन सिद्धांत दिया, और इन्होंने जो होते हैं फोटोन के सिद्धांत में दिया कि ये प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बैंडलों के रूप में होते हैं, प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल के रूप में रहते हैं, प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल के रूप में रहते हैं, प्रकाश छोटे छोटे बंडलों के रूप में रहते हैं, और ये एक सीधी रेखा में गमन करते हैं। प्रकाश छोटे छोटे बंडलों के रूप में रहते हैं, छोटे छोटे बंडलों के रूप में चलता है, जो और इन बंडलों को उन्होंने छोटे छोटे बंडलों को उन्होंने फोटोन कहा। छोटे छोटे बंडलों को होते हैं बंडल को छोटे छोटे ये प्रकाश के बंडल के रूप में होते हैं। प्रकाश ऊर्जा का एक छोटा छोटा बंडल है। आइंस्टीन साहब ने कहा कि आइंस्टीन साहब ने फोटोन सिद्धांत में कहा कि प्रकाश ऊर्जा का छोटे छोटे बंडल के रूप में है, और इन्हीं छोटे छोटे बंडलों को फोटोन कहते हैं, और इन्होंने फोटोन कहा जाते हैं, फोटोन सिद्धांत दिए, फोटोन का सिद्धांत, इन्होंने प्रकाश का फोटोन सिद्धांत दिया, प्रकाश का फोटोन सिद्धांत दिया, और इसके माध्यम से जो प्रकाश का वैद्युत प्रभाव की व्याख्या की गई और इसकी पुष्टि की गई। प्रकाश का वैद्युत प्रभाव की व्याख्या की गई और पुष्टि की गई। लेकिन ये फोटोन के सिद्धांत को ऊर्जा फोटोन के सिद्धांत को सिद्ध करने में आइंस्टीन जी असफल हो रहे हैं। फोटोन का सिद्धांत फिर क्वांटम सिद्धांत के आधार पर दिया गया, फोटोन की व्याख्या की गई। फोटोन का जो कॉम्पटन ने 1921 ईस्वी में कॉम्पटन सिद्धांत के तहत फोटोन की सिद्धांत को सत्यापित किया। फोटोन को सत्यापित करने का काम किया कॉम्पटन ने।
फोटोन को सत्यापित करने का काम किसने किया? कॉम्पटन ने। आइंस्टीन ने फोटोन सिद्धांत, मैक्सवेल ने वैद्युत चुंबक का गणितीय सिद्धांत दिया, परंतु इन्होंने प्रकाश का वैद्युत प्रभाव बताने में असफल रहे। आइंस्टीन ने फोटोन सिद्धांत दिया जिसमें कहा कि प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में होती है, छोटे छोटे बंडलों के रूप में होती है, और इसके माध्यम से प्रकाश का वैद्युत प्रभाव को सिद्ध किया गया, पुष्टि की गई। वैद्युत प्रभाव की पुष्टि की गई, सिद्ध किया गया। और आइंस्टीन ने फोटोन सिद्धांत दिया, तो इसको ये फोटोन सिद्धांत को बताने में असफल रहे। और कॉम्पटन सिद्धांत के तहत कॉम्पटन ने फोटोन के सिद्धांत का फोटोन सिद्धांत को सिद्ध किया, सत्यापित किया, सिद्ध किया, उसको सिद्ध करके उसी सिद्धांत के आधार पर उसने कॉम्पटन प्रभाव से सिद्ध किया। अभी तक बातें जो चल रही थी कि कहते हैं, यहाँ तक कुछ बातें चल रही थी कि प्रकाश के कहते हैं गमन करने के लिए एक कोई ना कोई माध्यम तो होगा। आइंस्टीन ने फोटोन सिद्धांत दिया, कॉम्पटन ने क्वांटम सिद्धांत दिया। यहाँ तक अब इस प्रकार से एक फोटोन सिद्धांत और कॉम्पटन सिद्धांत पुनः प्रकाश के कण के सिद्धांत को व्याख्या करता है। फोटोन सिद्धांत, कॉम्पटन सिद्धांत या कॉम्पटन प्रभाव कहें तो ये प्रकाश के कण की व्याख्या करती है। तो यहाँ तक प्रकाश के कण की व्याख्या करती है। अब इस पर और ऊपर में भी न्यूटन साहब ने प्रकाश की कण की व्याख्या की, डार्कटे ने भी प्रकाश की कण की व्याख्या की, हाइजन ने, ग्रोमाल्डी ने, थॉमस यंग ने, फौकॉल्ट ने, फूको ने, मैक्सवेल ने, ये सब इन्होंने भी प्रकाश को एक तरंग के रूप में सिद्ध किया। तो इस प्रकार से प्रकाश के दो गुण के रूप में होते हैं। ये द्विगुणित है, एक कण भी है और तरंग भी है, एक कण भी है और तरंग भी है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो ले लें। इसमें जाते हैं आगे, फिर हम इस प्रकाश से रिलेटेड कुछ और भी चीजें बताते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं कि डार्कटे ने इसमें याद करने के रूप में कि डार्कटे किसने क्या कहा है, कि कौन से सिद्धांत के रूप में दिया है। तो 1637 ईस्वी में डार्कटे ने प्रकाश की कण का मॉडल प्रस्तुत किया, न्यूटन ने कर्पस्कुलर का सिद्धांत दिया, और इन्होंने बताया कि प्रकाश कर्पस्कुलर के सिद्धांत के अंतर्गत कहा कि प्रकाश के छोटे कण को कार्पसल्स कहा। और इन्होंने यह भी सिद्ध किया कि प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है। हाइजेंस ने तरंग सिद्धांत को प्रतिपादित किया, लेकिन ये तरंग सिद्धांत तरंग, प्रकाश एक तरंग है, इसको सिद्ध करने में असफल रहे। तरंग के गुणों को विवर्तन और व्यक्तिकरण को सिद्ध करने में असफल रहे। ग्रेमाल्डी ने प्रकाश के विवर्तन का सिद्धांत दिया, थॉमस यंग ने प्रकाश के व्यक्तिकरण का सिद्धांत दिया, फौकॉल्ट ने द्रव्य में प्रकाश की चाल ज्ञात किए, फूको ने यह बताया कि द्रव्य में प्रकाश की चाल वायु की अपेक्षा कम होता है। और मैक्सवेल ने वैद्युत चुंबक का गणितीय सिद्धांत दिया, लेकिन इसको बहुत वर्षों बाद माना गया, क्योंकि इन्होंने इसको सिद्ध नहीं कर सके थे। ये सिद्ध करने का काम इन्होंने आइंस्टीन ने वैद्युत चुंबक का गणितीय सिद्धांत को सिद्ध किया आइंस्टीन ने फोटोन सिद्धांत के तहत, और फोटोन सिद्धांत को सिद्ध किया कॉम्पटन सिद्धांत के तहत कॉम्पटन ने। और अभी तक जो एक व्याख्या चल रही थी कि प्रकाश एक समुद्र रूपी ईथर के रूप में चलता है, तो यहाँ पर दो वैज्ञानिक एल्बर्ट माइकलसन और एल्बर्ट मोर्ले ने यह सिद्ध कर दिया कि ईथर नाम 1887 ईस्वी में एल्बर्ट माइकलसन और एल्बर्ट मोर्ले ने यह सिद्ध किया कि ईथर नाम का कोई माध्यम होता ही नहीं है। ईथर नाम का कोई माध्यम होता ही नहीं है। ईथर नाम का कोई माध्यम ही नहीं होता है। एल्बर्ट माइकलसन और एल्बर्ट माइकलसन और एडवर्ड मोर्ले ने 1887 ईस्वी में यह इन्होंने सिद्ध किया कि ईथर नाम का कोई माध्यम नहीं होता है। और इस तरह से यह प्रकाश के दो कणों के द्विगुणित कण के रूप में जाना गया। प्रकाश एक कण भी है और तरंग भी है। अब प्रकाश के कौन कौन से गुण ऐसे हैं जो तरंग के रूप में बताता है, तो प्रकाश का विद्युत चुंबकीय, परावर्तन, अपवर्तन, व्यक्तिकरण, विवर्तन, सीधी रेखा में गमन, ये प्रकाश के तरंग को बोध करता है। प्रकाश के तरंग का बोध कौन करता है, तो विद्युत चुंबकीय गणित का सिद्धांत, परिवर्तन, अपवर्तन, व्यक्तिकरण, विवर्तन, सीधी रेखा में गमन।
और एक और होता है ध्रुवन। ध्रुवन भी जो होते हैं प्रकाश को एक तरंग के रूप में बताता है, तरंग के रूप में बताता है, और ध्रुवन ही बताता है कि प्रकाश अनुप्रस्थ है, अनुप्रस्थ तरंग के रूप में है। प्रकाश का कण के रूप में बताते हैं तो विद्युत फोटोन सिद्धांत और कॉम्पटन सिद्धांत। फोटोन का सिद्धांत और कॉम्पटन सिद्धांत बताता है कि प्रकाश एक कण के रूप में है। प्रकाश एक कण के रूप में है तो एक फोटोन सिद्धांत और कॉम्पटन सिद्धांत से बताता है कि प्रकाश एक कण के रूप में है। प्रकाश क्या है? तो प्रकाश एक कण के रूप में है। प्रकाश एक कण के रूप में है। अब यहाँ पर बचता है, कहते हैं यहाँ पे प्रकाश के कुछ हम गुण के रूप में देखेंगे। तो प्रकाश के गुण के रूप में परिभाषा के रूप में तो परिभाषा तो आसानी हो गया कि प्रकाश एक ऊर्जा के रूप में है। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है या एक विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में है जो हमारे आंखों को संवेदनशील करती है। प्रकाश क्या होगा? तो प्रकाश की परिभाषा के रूप में देखेंगे तो प्रकाश की परिभाषा होगी, प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा का रूप है। यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जो हमारे आंखों को संवेदनशील करती है, जिसके माध्यम से हम किसी चीज को देखने में समर्थ हो पाते हैं। तो इसको करते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लें, हम मिटाते हैं। और विवर्तन और व्यक्तीकरण का सिद्धांत देते हैं, व्यक्तीकरण को देते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। विवर्तन और व्यक्तीकरण, तरंग के दो गुण। यदि दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य कहते हैं 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है। 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है। दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य कितना होता है? तो दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉम के रूप में होता है। यदि हम इसको कहेंगे कि एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 मीटर। यदि हम इसको कहते हैं एंगस्ट्रॉम में कहेंगे, प्रकाश का तरंगदैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 78 एंगस्ट्रॉम होता है। यदि हम नैनोमीटर में कहें तो कहते हैं 780 नैनोमीटर। नैनोमीटर में हम कहेंगे तो यहाँ पर 390 एंगस्ट्रॉम से लेकर नैनोमीटर से 780 नैनोमीटर तक। 700 नैनोमीटर में कहेंगे तो देते हैं यहाँ पर 390 में नैनोमीटर से लेकर के 780 नैनोमीटर तक होगा, क्योंकि 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10 पावर माइनस 9 मीटर। 10 पावर माइनस 9 मीटर। 1 नैनोमीटर बराबर कितना हो जाएगा? 1 नैनो बराबर होता है 10 पावर माइनस 9। नैनो बराबर होता है 10 पावर माइनस 9। नैनोमीटर लगा देंगे तो यह हो जाएगा 10 पावर माइनस 9 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 पावर माइनस 10 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 पावर माइनस 10 मीटर। यदि प्रकाश पूछा है कि प्रकाश का तरंगदैर्घ्य कितना होता है, तो प्रकाश का तरंगदैर्घ्य होता है 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम। और इसको नैनोमीटर में यदि हम कहें तो 390 नैनोमीटर में 780 से 780 नैनोमीटर।
780 नैनोमीटर। यदि हम इसको सेंटीमीटर में कहेंगे तो 3.9 इंटू 10⁻⁻⁻5 सेंटीमीटर इंटू 7.8 इंटू 10⁻⁻5 सेंटीमीटर। 3.9 इंटू 10⁻5 सेंटीमीटर, 3.9 इंटू 10⁻5 नैनो लेते हैं, यहाँ पर नैनोमीटर में है, यहाँ पर एंगस्ट्रम है, 10 एंगस्ट्रम है। देखिए यहाँ पर है 3900 एंगस्ट्रम। अब इसको जो होते हैं, इसको ऐसे कहें तो 3900 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, 3900 इंटू 10⁻39 मीटर। अभी इस मीटर को यदि हम सेंटीमीटर में बदलें, इस मीटर को यदि हम सेंटीमीटर में बदलते हैं, इस मीटर को यदि सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 से गुना करेंगे। मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे। 100 से गुना करेंगे तो 100 से गुना करेंगे, 100 से गुना करेंगे तो इसका देते हैं, यहाँ पर देते हैं, यहाँ पर पावर जो है -10 है, तो यहाँ पर 2 को पावर घट जाएगा। मीटर को जैसे ही हम सेंटीमीटर में बदलेंगे, क्योंकि 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर में करेंगे तो इसका पावर 2 घट जाएगा। यानी अभी हम नैनोमीटर में तो 390 नैनोमीटर इंटू 380 नैनोमीटर होगा। यदि हमसे पूछ दिया कि सेंटीमीटर में कितना होगा, यदि हमसे ये पूछ दिया कि सेंटीमीटर में कितना होगा, तो ये 10⁻⁻10 एंगस्ट्रम है। 1 एंगस्ट्रम बराबर होता है 10 मीटर, और इसको सेंटीमीटर में करेंगे तो सेंटीमीटर में करने के लिए 2 से गुना करना पड़ेगा। जब 2 से गुना करेंगे तो इसका 2 को पावर घटेगा, यानी इसका पावर 2 को घटेगा, तो इसका हो जाएगा 39 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर इंटू 778 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। अब आपके अनुसार जो एग्जाम में जी होते हैं एंगस्ट्रम में पूछते हैं, ज्यादातर एंगस्ट्रम में पूछता है, तो एंगस्ट्रम में ही आंसर रहेंगे। जो अगर नैनोमीटर में पूछ दिया जाए कि नैनोमीटर में जो है प्रकाश का तरंगदैर्घ्य कितना होगा, तो 390 नैनोमीटर से 780 नैनोमीटर होगा। यदि हम सेंटीमीटर में करेंगे तो यहाँ पर मीटर में दिया हुआ है, हम इसको सेंटीमीटर में करने के लिए क्या कर देंगे, तो 100 से गुना कर देंगे। 100 से गुना करेंगे तो 2 को 0 कम हो जाएगा, 2 को 0 घट जाएगा, तो 2 को 0 घटेगा, तो यहाँ पर 2 को 0 घटेगा, तो यहाँ पर सीधा सीधा हो जाएगा 3900 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। उसी तरह से इसमें भी जोते हैं -8 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी यहाँ पे प्रकाश का तरंगदैर्घ्य के रूप में देखते हैं तो प्रकाश का तरंगदैर्घ्य होता है 3900 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम तक। यदि जो है यहाँ पर हम कहें नैनोमीटर में कहेंगे तो 49 से 390 नैनोमीटर से 780 नैनोमीटर। यदि हम सेंटीमीटर की बात करेंगे तो सेंटीमीटर में बात करेंगे तो कहते हैं 3900 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर इंटू 7800 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। ये रहते हैं, ये हमारा वैल्यू होगा रहते हैं तरंगदैर्घ्य का। एक किसका वैल्यू हो जाएगा, तो तरंगदैर्घ्य का। यदि हम आवृत्ति की बात करें, प्रकाश की आवृत्ति, तो प्रकाश की आवृत्ति 10⁻14 हर्ट्ज, 10⁻14 हर्ट्ज से लेकर के 10⁻12 हर्ट्ज तक होता है। आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ट्ज, आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ट्ज, हर्ट्ज मात्रक होता है। HZ से इसको लिखते हैं, HZ से लिखते हैं, HZ से इसको लिखते हैं, H कैपिटल J होते हैं, यहाँ पे Z लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं। प्रकाश की आवृत्ति कितनी होती है, तो प्रकाश की आवृत्ति होती है 10⁻14 हर्ट्ज से लेकर के 10⁻12 हर्ट्ज। यदि प्रकाश की व्याख्या के प्रकाश की परिभाषा के रूप में लिखेंगे तो प्रकाश पे देते हैं, प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है, प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है, यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जो हमारे आंख को संवेदनशील करती है,
आंखों को संवेदनशील करती है, जिसके माध्यम से हम किसी चीज को देख पाते हैं, जिसके माध्यम से हम किसी चीज को प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जो हमारे आंखों को संवेदनशील करती है, जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, किसी वस्तु को देख पाते हैं, जिसका तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम से होता है और जिसकी आवृत्ति 10⁻14 हर्ट्ज से लेकर के 10⁻12 हर्ट्ज तक होती है। 10⁻12 हर्ट्ज तक होती है, 12 हर्ट्ज तक होती है। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जो हमारे आंखों को जो संवेदनशील करती है, जिसके माध्यम से हम किसी चीज को देख पाते हैं। किसी माध्यम प्रकाश के सहारे हम किसी चीज को देख पाते हैं। यदि जो प्रकाश ना हो तो प्रकाश के सहारे होते हैं। इसके अतिरिक्त हम अंधेरे में नहीं देख पाते हैं। प्रकाश से हमारा आंख संवेदनशील होता है, इसके तरह इसी के माध्यम से हम देख पाते हैं। यदि हम बात करें सूरज की, सूरज एक सेकेंड में 4 × 10⁻26 किलो जूल ऊर्जा प्रति सेकेंड किलो जूल ऊर्जा उत्पन्न करती है। कितना उत्पन्न करती है? तो यदि हम सूरज के बारे में बात करें तो 4 × 10⁻26 किलो जूल प्रति सेकेंड ऊर्जा उत्पन्न करती है। उत्पन्न करती है। सूरज के द्वारा प्रति सेकंड कितना जो होते हैं ऊर्जा उत्पन्न की जाती है? तो 4 × 10⁻26 किलो जूल ऊर्जा उत्पन्न करती है और सूरज 4 × 10⁻9 केजी प्रति सेकंड की दर से इसका द्रव्यमान कम होता है। इसका द्रव्यमान प्रति किलोग्राम प्रति सेकंड की दर से इसका द्रव्यमान कम होता है। इसका द्रव्यमान 4 × 10⁻9 केजी प्रति सेकंड की दर से इसका द्रव्यमान कम होता है। यदि हम कहें कि सूरज हमें कितना जो है एक सेकंड में कितना ऊर्जा देती है, एक सेकंड में से सूरज के द्वारा 4 × 10⁻26 किलो जूल ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। वहीं 4 × 10⁻19 केजी जो होते हैं केजी उसका द्रव्यमान प्रति सेकंड कम हो रहा है। इसी तरह से जो रहते हैं अभी अनुमान लगाते हैं करोड़ों वर्षों तक हमारा सूरज इसी प्रकार से ऊर्जा देते रहेगा प्रकाश का। और आवृत्ति की बात करेंगे तो आवृत्ति प्रकाश की होती है 4 × 10⁻14 हर्ट्ज से लेकर के 10⁻12 हर्ट्ज तक 10⁻12 हर्ट्ज तक। यदि ये हो गया प्रकाश के बारे में। अब प्रकाश के देते हैं 3 गुण: व्यक्तिकरण, ध्रुवन और विवर्तन। ये 3 गुण है। उन तीनों गुणों को भी हम अभी देखेंगे कि प्रकाश का व्यक्तिकरण क्या है, ध्रुवन क्या है और व्यक्तिकरण क्या है।
विवर्तन, डिफ्रैक्शन। विवर्तन, डिफ्रैक्शन, यदि प्रकाश जो होते हैं इस देखें कि होते हैं, यदि हम प्रकाश को देखें कि इस माध्यम से यदि प्रकाश इस छोटे से डिफ्रैक्शन, प्रकाश के अवरोध पर किनारों की ओर थोड़ा सा मुड़कर, इसका परिभाषा के रूप में प्रकाश का डिफ्रैक्शन देंगे यदि इधर से प्रकाश जा रही है। तो यदि यह प्रकाश की घटना, विवर्तन की घटना देखते हैं, तो प्रकाश के विवर्तन की घटना देखेंगे यदि ये और ये यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट के रूप में, अवरोधक के रूप में है, अवरोधक के रूप में जो अगर कोई बड़ा अवरोधक रहेगा तो यहाँ पर सीधे गमते हैं बड़ा अवरोधक रहेगा। तो अवरोधक का मतलब प्रकाश को रोकने वाला, अवरोधक का मतलब हो गया। तो यहाँ पर जो है अवरोधक बहुत छोटे, यदि बड़ा होगा तो प्रकाश सीधा सीधा गमन करेगा, प्रकाश सीधा गमन करेगा। यदि प्रकाश का अवरोधक बहुत छोटा हो, यदि प्रकाश का अवरोधक यदि बहुत छोटा हो, कितना हो, प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के बराबर, यदि प्रकाश का विवर्तन के रूप में, डिफ्रैक्शन के रूप में हम देखते हैं, प्रकाश के अवरोध के किनारों पर थोड़ा मुड़कर, यदि परिभाषा के रूप में देखें तो प्रकाश का अवरोध के किनारों पर थोड़ा मुड़कर उसके छाया क्षेत्र में प्रवेश करने की घटना तो प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का अवरोध के किनारों पर थोड़ा मुड़कर उसके जो छाया क्षेत्र में प्रवेश करने की घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। यदि हम प्रकाश की विवर्तन की यदि समझने का प्रयास करें तो प्रकाश को विवर्तन के रूप में यदि हम देखेंगे कि अवरोधक और प्रकाश के अवरोधक बहुत छोटा हो, प्रकाश का अवरोधक यदि बहुत छोटा हो, कितना हो, तो प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के बराबर हो, प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के बराबर। प्रकाश के अवरोधक यदि प्रकाश का तरंग आते हैं, प्रकाश का अवरोध होते हैं, प्रकाश का यदि अवरोधक प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के बराबर हो, प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के बराबर हो, तो विवर्तन होगा, तो विवर्तन होगा। और नहीं तो यदि प्रकाश का अवरोधक तब प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के बराबर, प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के बराबर हो तो विवर्तन होगा, अन्यथा विवर्तन की घटना नहीं होती है, विवर्तन की घटना नहीं होगी। तो विवर्तन प्रकाश का अवरोध तरंगदैर्घ्य यदि अवरोधक प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के बराबर हो तो विवर्तन की घटना होगी, अन्यथा प्रकाश का विवर्तन की घटना नहीं होती है। प्रकाश का तरंगदैर्घ्य के रूप में अभी हमने देखा कि 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है। प्रकाश का तरंगदैर्घ्य 7900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है, जो बहुत नगण्य होती है। प्रकाश का तरंगदैर्घ्य जो होते हैं वह 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है, जो बहुत नगण्य होती है। वो हमारे साधारण जीवन में प्रयोग की जाने वाली घटनाओं में कोई भी चीज हम लेते हैं तो वह उतनी छोटी नहीं होती है, जिसके कारण हम प्रकाश की विवर्तन की घटना नीचे आते हैं न के बराबर देख पाते हैं, नहीं हो पाती है। यदि हो
यदि ऐसा हो जाए कि प्रकाश का अवरोधक तरंगदैर्ध्य के बराबर हो जाए, तो यहाँ से ये छाया क्षेत्र में ये प्रकाश जो होते हैं, इधर से जो प्रकाश जाएगी, इस यदि यहाँ पर अवरोधक के रूप में हम देखें, यदि ये अवरोधक के रूप में यहाँ पर हम देखें, यहाँ से ऐसे प्रकाश यदि गमन करेगा तो ये प्रकाश इस रूप में रहते हैं, इस रूप में आगे बढ़ेगी। प्रकाश इस रूप में आगे बढ़ेगी। प्रकाश इस रूप में यदि आगे बढ़ती है तो इस घटना को हम कहते हैं प्रकाश का विवर्तन। और ये छोटे से अवरोधक से बड़े क्षेत्र में प्रकाश का फैलना, इसके छाया क्षेत्र में फैलने की घटना को हम प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। प्रकाश इस रूप में फैलेगी, इस रूप में यहाँ से फैलेगी, है यहाँ पर छोटी सी यहाँ पर छोटे से लाइन से प्रकाश प्रवेश करेगी, लेकिन जब ये छोटे से लाइन से प्रकाश प्रवेश करेगी, तो छोटे से लाइन से प्रकाश प्रवेश करेगी तो ये इस रूप में बढ़ना शुरू करेगा। इस रूप में बढ़ना शुरू करेगा तो ये प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। ये जो है छोटे से हो जाते हैं अवरोधक से बड़े जो एरिया में जो होते हैं प्रकाश की घटते हैं, यदि प्रकाश पहुंच रहा है, ये किनारों पर मूव करके इधर सभी दिशाओं में प्रवेश करेगा। ये इस रूप में यह जो होते हैं इस रूप में बढ़ेगा। प्रकाश इस रूप में यदि बढ़ता है, यदि इस रूप में प्रकाश बढ़ता है तो हम इसको, इस घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। और यह तभी प्रकाश की विवर्तन की घटना तभी देखी जा सकती है जब अवरोधक का आकार तरंगदैर्ध्य के बराबर हो। तो ये तभी ये प्रकाश की विवर्तन की घटना कब होगी, जब जो है प्रकाश का जो अवरोधक का आकार प्रकाश के तरंगदैर्ध्य के बराबर हो तो विवर्तन की घटना होगी। और इसके लिए प्रकाश के अवरोधक कितने एंगस्ट्रॉम के बीच होनी चाहिए, तो 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में होगा, तब ये घटना होगी। यहाँ से प्रकाश जैसे ही एक छोटे से चीजों से प्रवेश करेगी तो प्रकाश इस रूप में फैलना शुरू करेगा। प्रकाश इस रूप में यदि फैलना शुरू करता है तो इसी घटना को हम प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। इसी घटना को हम प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। इसी घटना को हम क्या कहेंगे, इस प्रकाश जब इस रूप में फैलता है तब हम इसको प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। ओके साथियों, हम समझाने का प्रयास कर रहे होंगे, शायद वो समझ चुके होंगे कि प्रकाश का विवर्तन किसी कहेंगे। अब इस प्रकार से है, इससे अब स्पष्ट हो गया कि प्रकाश का विवर्तन, इससे स्पष्ट होता है कि प्रकाश का विवर्तन अवरोधक के आकार पर निर्भर करता है। अवरोधक के आकार पर निर्भर करता है। अवरोधक के आकार पर निर्भर करता है। प्रकाश का विवर्तन अवरोधक के आकार पर निर्भर करता है। यदि ये हो गया विवर्तन की घटना। और हम देखते हैं अब व्यक्तीकरण। व्यक्तीकरण में क्या होता है, व्यक्तीकरण विवर्तन व्यक्तीकरण इंटरफेरेंस विवर्तन, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। प्रकाश का व्यक्तीकरण। अभी प्रकाश का विवर्तन देखें, अब प्रकाश का व्यक्तीकरण। प्रकाश का व्यक्तीकरण के रूप में होता है। प्रकाश का व्यक्तीकरण के रूप में हम कहेंगे तो जब समान आवृत्ति और समान
और समान आयाम वाले तरंग जब समान आवृत्ति जब समान आवृत्ति और समान आयाम वाली प्रकाश होते हैं तो जब समान आवृत्ति और समान आवृत्ति और समान आयाम की जब समान आवृत्ति और समान आयाम की दो प्रकाश की किरणें एक ही दिशा में और मूलतः एक ही ऊर्जा स्रोत से उत्पन्न होती है तो कहीं पर अत्यधिक प्रकाश पड़ता है और कहीं पर न के बराबर प्रकाश पड़ता है तो इस घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। जब समान आवृत्ति और समान आयाम की दो प्रकाश की किरणें एक ही दिशा में और मूलतः एक ही ऊर्जा से उत्पन्न होती है तो वो कहीं पर अत्यधिक प्रकाश पड़ता है और कहीं पर न के बराबर प्रकाश पड़ता है तो इस घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। इस घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। इसको हम इस तरह से समझने का प्रयास करेंगे कि एक ही प्रकाश स्रोत, इसके लिए विवर्तन व्यक्तीकरण की घटना भी तभी होगी जब एक ही ऊर्जा स्रोत से निकलेगा। व्यक्तीकरण की भी घटना जब एक ही ऊर्जा स्रोत से दो तरंगे, एक ही ऊर्जा स्रोत के रूप में जो दो तरंगों की बात करते हैं तो एक तरंग समान आवृत्ति और समान आयाम। आवृत्ति के रूप में हम देखेंगे तो आवृत्ति के रूप में कहते हैं कि एक सेकंड में जो ये तरंग के रूप में हम देखते हैं तो ये तरंग एक सेकंड में ये यहाँ से चली और फिर ये यहाँ पर आ गई तो ये एक कंपन पूरा कर ली तो एक सेकंड में जितनी कंपन पूरा करती है वह उस तरंग का आवृत्ति कहलाता है। यदि एक सेकंड में ये 5 बार होते हैं, एक दो तीन चार 5, एक बार में यदि ये 5 कंपन पूरा करता है तो इसकी कहते हैं 5 हर्ट्ज कहलाएगा, इसकी आवृत्ति 5 हर्ट्ज कहलाएगा। तो समान आवृत्ति, तो आवृत्ति का मतलब है कि एक सेकंड में जितनी तरंगें कंपन करेगी वह उसकी आवृत्ति होगी। और समान आयाम ये जो होते हैं एक दो, इसको कहते हैं तरंग दैर्ध्य, इसके और इसके बीच के देते हैं दूरी को हम कहते हैं तरंग दैर्ध्य, इसी को कहते हैं समान आयाम। समान आयाम के रूप में यदि कहें तो समान आयाम समझते हैं यानी समान लंबाई वाले तरंग दैर्ध्य, समान आवृत्ति का मतलब एक सेकंड में ये जितना कंपन करता है तो वो दूसरे प्रकाश रहते हैं उसी प्रकाश स्रोत के रहते हैं। तो ये संभव ही एक ही प्रकाश स्रोत से हो सकता है। इसमें कहता है कि समान आवृत्ति और समान आयाम
कि प्रकाश की किरणें एक ही दिशा में जब मूलतः एक ही प्रकाश मूलतः मूलतः जब जो है समान आवृत्ति और समान आयाम की दो प्रकाश की किरणें एक ही दिशा में और मूलतः एक ही ऊर्जा स्रोत से मतलब जिसका ऊर्जा स्रोत भी एक ही हो तो ये जिसका ऊर्जा स्रोत भी एक ही हो, तो जब यह एक ही ऊर्जा स्रोत से उत्पन्न होती है तो कहीं पर अत्यधिक प्रकाश पड़ता है और कहीं पर कम पड़ता है। यदि हम जोते हैं ऐसे कभी देखते हैं, ऐसे यदि हम कहीं देखें कि एक कहीं पर जोते हैं यहाँ पर यदि हम भी भाग की बात करें तो कहीं पर जोते हैं यदि हम मानो कि एक ही जगह से एक ही बार मतलब बहुत ज्यादा एक ही जाते में यहाँ पर प्रकाश बहुत ज्यादा पड़ गया और यहाँ पर न के बराबर पड़ा, यहाँ पर प्रकाश पड़ा नहीं, तो यहाँ पर ये भाग चमकीला हो जाएगा और यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रकाश पड़ेगा। यदि प्रकाश की किरणें यहाँ पर बहुत ज्यादा पड़ेगा इस समान आवृत्ति की और यहाँ पर न के बराबर पड़ा, यहाँ पर नहीं पड़ा, तो ये चमकीला हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ये भाग अंधकार हो जाएगा। ये भाग क्या हो जाएगा, तो अंधकार हो जाएगा। ये भाग चमकीला हो जाएगा और ये भाग अंधकार हो जाएगा। तो इसी चाहते हैं मतलब जब समान आवृत्ति और समान आयाम की दो किरणें एक ही दिशा में मूलतः एक ही ऊर्जा प्रकाश स्रोत से एक ही ऊर्जा स्रोत से उत्पन्न होती है, तो कहीं पर अत्यधिक प्रकाश एक जगह खींची हो जाएगा और एक जगह कम। जैसे यदि हम कहें कि ट्रेन पे एक ही ट्रेन से उतरते हैं और एक ही ट्रेन से उतरने के बाद जब हम जो प्लेटफॉर्म पर उतरते हैं तो छितिर बितिर हो जाते हैं। प्लेटफॉर्म पर उतरते हैं तो छितिर बितिर, जब सीढ़ी पर चढ़ना होता है तो सीढ़ी पर चढ़ने के समय में बहुत ज्यादा जोते हैं बहुत जगह क्रश हो जाता है, मतलब वो जोते हैं। और जब प्लेटफॉर्म पे थे तो अलग अलग थे, प्लेटफॉर्म पे अलग अलग थे, तो ना के बराबर के रूप में जोते हैं भाग में। यदि हम सीढ़ी की बात करें, प्लेटफॉर्म से उतर करके सीढ़ी पे चलते हैं, जहां पर जोते हैं ट्रेन आने के बाद जोते हैं सीढ़ी पर भीड़ लग जाती है, तो उस भीड़ को हम कहेंगे कि जहां पर जोते हैं अत्यधिक प्रकाश पड़ रहा है और कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म पे स्थान होगा जहां पर न के बराबर होगा, तो उसी तरह से इसको कहेंगे अंधकार के रूप में, इसको चमकीला। यानी प्रकाश जहां पर ज्यादा पड़ता है तो वहां पर ज्यादा चमकीला हो जाता है, यदि प्रकाश न के बराबर पड़ रहा है तो उसको वहां पर भाग अंधकार हो जाता है। इसी घटना को हम प्रकाश का व्यक्तीकरण के रूप में कहते हैं। प्रकाश का व्यक्तीकरण के कहते हैं। प्रकाश के व्यक्तीकरण के उदाहरण के रूप में देखेंगे तो ये होते हैं उदाहरण के रूप में, यदि दो उदाहरण देखने के रूप में, जैसे साबुन के बुलबुला का चमकना, साबुन के बुलबुला का चमकना और मिट्टी जाते हैं पानी में मिट्टी तेल या डीजल केरोसिन ऑयल ये सब का जो है चमकना। पानी में मिट्टी तेल या केरोसिन, मिट्टी तेल, डीजल, पेट्रोल आदि का चमकना। पृथ्वी पर भी गिर जाता है तो कहीं पे चमकता है तो कहीं पे नहीं चमकता है, तो इसी घटना को हम कहते हैं प्रकाश का होता है व्यक्तीकरण, इंटरफेरेंस। प्रकाश का व्यक्तीकरण, इंटरफेरेंस। और एक कहते हैं प्रकाश की, और एक गुण और बच रहा है, वो है प्रकाश का ध्रुवण। प्रकाश किस पर कहते हैं, प्रकाश में ध्रुवण होता है। तो ध्रुवण कहने का मतलब होता है कि ध्रुवण क्या होता है, तो ध्रुवण के रूप में है कि जब प्रकाश की तरंगे गति हैं एक ही दिखते हैं, प्रकाश के जैसे हमारा बल्ब होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब जैसे हैं, चाहे मोमबत्ती के रूप में करते हैं, चाहे बिजली बल्ब के रूप में करते हैं, तो ये जो होते हैं सभी दिशाओं में समान रहते हैं, सभी दिशाओं में प्रकाश को बिखेरते हैं, और तो सभी दिशाओं में जब प्रकाश को बिखेरेंगे तो ये जो होते हैं अनपोलराइज हो जाएगा। अनपोलराइज किसको कहेंगे, जब सब होते हैं सभी जो होते हैं एक ही दिशा में आएंगे तब उसको हम पोलराइज्ड कहेंगे, और जब सब एक ही दिशा में नहीं होंगे तब हम उसको नॉन पोलराइज्ड कहेंगे। जैसे अब यदि हम तरंग के रूप में देखें, ध्रुवण की बात करता हूं, प्रकाश का ध्रुवण,
प्रकाश के ध्रुवण की यदि कहें तो प्रकाश का ध्रुवण कहते हैं कि अर्थात जब जाते हैं यहाँ पर जैसे एक प्रकाश का ध्रुवण जो हमारे घरों में बल्ब, जो हम अपने घरों में बल्ब करते हैं, चाहे मोबाइल के भी होते हैं, जो हम कहते हैं नेचुरली वो जो बल्ब, जिस बल्ब का प्रयोग करते हैं वो जो होते हैं उस बल्ब से दिखाते हैं, उस बल्ब से सभी दिशाओं में प्रकाश जो सभी दिशाओं में प्रकाश जो होते हैं उत्सर्जित होता है, सभी दिशाओं में प्रकाश जो होते हैं उत्सर्जित होता है। प्रकाश की बात करें तो प्रकाश एक ध्रुवण की कहते हैं, ध्रुवण के गुण उत्पन्न होते हैं, गुण होता है। तो ध्रुवण के कारण एक हो जाते हैं एक तल में, जैसे एक तल के रूप में हुआ। यहाँ पर हम जाते हैं जैसे हमने अभी जोते हैं उसके पहले जोते हैं मैक्सवेल का चुंबकीय सिद्धांत के रूप में देखे थे। तो मैक्सवेल का चुंबकीय सिद्धांत के रूप में हमने यदि कहें तो ये यहाँ पर जोते हैं, ये जो होते हैं इसके लंबवत समान आयाम, समान कला के यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पर ये जो होते हैं मैग्नेटिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये तरंग की गति है जब प्रकाश का मैग्नेटिक फील्ड और तरंग की गति है, ये तीनों जो हैं लंबवत होते हैं, और इसी लंबवत होते हैं तो ये जो होते हैं तरंग की दिशा में गति करते हैं। तरंग ये मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड भी तरंग की दिशा में गति करते हैं, सभी डायरेक्शन में करते हैं। इस तल में सभी डायरेक्शन में गति नहीं कर करके एक विशेष दिशा में जब विशेष दिशा में जो होते हैं प्रकाश गमन करता है, तो हम उसको जो होते हैं जब लाइट की किरणें जब तरंग की जाते हैं, तरंग जो होते हैं, तरंग है एक ऊपर में मैग्नेटिक फील्ड है, ये इस तरह से, इसको यदि ऊपर में मानते हैं तो इसको हम क्षैतिज तल के रूप में इस तरह से देखें तो ऊपर में मैग्नेटिक फील्ड होगा, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है क्षैतिज में है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एक विशेष इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के कारण एक विशेष दिशा में गमन करता है, एक विशेष दिशा में ये आगे की तरफ गमन कर रहा है, एक सीधी रेखा में गमन कर रहा है। तो इसी घटना को हम प्रकाश का ध्रुवण कहते हैं, प्रकाश को ध्रुवण कहते हैं कि जब मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के लंबवत है, मैग्नेटिक फील्ड ये ऊपर के रूप में देखें, इसको हम 3 डायमेंशनल के रूप में देखें तो ये इसके ये जो लाइन हम खींचे हैं इसको लंबवत में देखने का प्रयास करेंगे, इसको लंबवत में देखने का प्रयास करेंगे, इसको लंबवत में देखने का प्रयास करेंगे। मतलब ये इसके इस तरह से पैरेलल, ये ऊपर में है और ये पैरेलल ये है, और तरंग की जो है सभी इस तल के सभी तरंगों को एक जो है विशेष दिशा में देते हैं, सभी एक तरंग की सभी देते हैं, इन सभी तरंगों को एक विशेष दिशा में डायरेक्शन दे रहा है, सभी जो हैं सभी दिशाओं में गमन न करके। जब तरंगे मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के लंबवत होती है तो वैसे तरंग की गति की दिशा जब मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के लंबवत होती है तो सभी दिशाओं में भर रहते हैं, सभी उस तल की तरंगे सभी दिशा में गमन न कर करके जब एक सीधी रेखा में गमन करती है, सभी दिशाओं में गमन न करके जब एक सीधी रेखा में गमन करती है तो इसको हम प्रकाश का ध्रुवण कहते हैं। और प्रकाश के ध्रुवण ही बताता है, प्रकाश का ध्रुवण ही बताता है कि प्रकाश का तरंग अनुप्रस्थ है, प्रकाश का ध्रुवण ही बतलाता है कि प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ है, प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ है, प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ है। प्रकाश का ध्रुवण ही कौन होते हैं, प्रकाश का कौन सा गुण बताता है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, तो ये प्रकाश का ध्रुवण ही बतलाता है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश का ध्रुवण ही बतलाता है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। तरंग 2 प्रकार के होते हैं, अनुदैर्ध्य तरंग, एक अनुदैर्ध्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग। जितने भी विद्युत चुंबकीय तरंग होते हैं वो सभी के सभी अनुप्रस्थ होते हैं, वे सभी के सभी अनुप्रस्थ होते हैं। और ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग है,
ध्वनि कैसा तरंग है? तो ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग है। ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग है। ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग है। ध्वनि कैसा तरंग है? तो ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग है। प्रकाश कैसा है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग है। और सभी विद्युत चुंबकीय तरंगे अनुप्रस्थ होती है। सभी विद्युत चुंबकीय तरंगे अनुप्रस्थ होती है। और वो किसके गुण होते हैं? प्रकाश के किस गुण के कारण जो होते हैं प्रकाश अनुप्रस्थ होती है? तो प्रकाश के ध्रुवण के कारण प्रकाश होते हैं अनुप्रस्थ होती है। ओके, थैंक्स साथियों, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, फिर अगले दिन हम मिलेंगे प्रकाश के परावर्तन के रूप में, प्रकाश का परावर्तन। ओके, थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद।